दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अपना सेशन। स्क्रीन आपको नजर आ रही है। मैं सब लोग साथ हैं दोस्तों। हमने वैल्यू चेन कवर कर लिया था और 5 फोर्सेस कवर कर लिया था। फिर उसके बाद हमारी क्लास में इंसान अपने बारे में 4 बातें ऐसी सोच सकता है कि वो 4 बातें हो सकती हैं और वो 4 तरह की बातें भी हो सकती हैं। मेजरली हम ये कह सकते हैं कि मैं अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सोचूं, मैं अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचूं। पॉजिटिव्स जो मेरे इंटरनल हो, मेरा एक एस्पेक्ट अपनी ज़ात का इंसान का इंटरनल होता है और एक एक्सपेक्ट इंसान की ज़ात का एक्सटर्नल होता है। इंटरनल के भी 2 रुख हैं, पॉजिटिव बात भी होती है, नेगेटिव बात भी होती है। और एक्सटर्नल के भी 2 रुख हैं, पॉजिटिव बात भी होती है, नेगेटिव बात भी होती है। एक छोटी मिसाल से मैं कंटिन्यू करता हूँ। सिर्फ मुझे कंफर्म कर दें कि आपको क्या, चैट बॉक्स पे बस इतना बता दें कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। बस ये प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। चलें, इंटरनल के लिए यार दोस्तों, मेरी ज़ात के अंदर इंटरनल नेगेटिविटी क्या हो सकती है कि ओवर थिंकिंग मेरी बुराई है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सोचता हूँ, करता ही नहीं हूँ, सिर्फ सोचता रहता हूँ। पॉजिटिविटी क्या है, मिसाल दे रहा हूँ एक, कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का बंदा हूँ, यानी ऑप्टिमिस्ट हूँ। ठीक। और मेरे दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से एक्सटर्नली भी कुछ मेरे साथ पॉजिटिव्स हैं और एक्सटर्नली भी नेगेटिव्स हैं। लेकिन ये अब एक्टिविटी शुरू होगी, अब आप बताएंगे एक्सटर्नली पॉजिटिव्स कैसे क्या हैं और नेगेटिवली इसमें चीजें क्या हैं। आए शुरू करते हैं। हाँ भाई दोस्तों, बताना शुरू करो। जी बेटा, पहले रिकॉर्डेड वाला थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, फिर क्लास शुरू होगी आगे। बॉस अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। ऑफिस में पॉलिटिक्स है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है। और क्या है दोस्तों। मेंटली स्ट्रांग हुई है, इंटरनल है बेटा। नेगेटिव, बेटा एक्सटर्नली नेगेटिव के अंदर ना, एक्सटर्नली नेगेटिव के अंदर बेटा ये बात याद रखें कि ये फैक्टर्स आएंगे, लाइक जेलिस लोग मेरे अराउंड हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, थ्रेट्स है मेरे लिए, करियर खराब हो जाए, पॉलिटिक्स से ऑफिस में मेरे अराउंड। सही है। और पॉजिटिव क्या है कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में काम करने का मौका मिला है और जेन्युइन दोस्त है मेरे, जेन्युइन, सिंसियर। सही दोस्तों, अब समझे। बिजनेस के अंदर भी 4 बातें होती हैं। बिजनेस के दोस्तों इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर से ताल्लुक रखते हैं, और बिजनेस के विदिन होते हैं, ये वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं और वो भी नेगेटिव हो सकते हैं। ये इंटरनल फैक्टर की बात है। और बिजनेस के फैक्टर्स दोस्तों एक्सटर्नल भी होते हैं।
अब बिजनेस के दोस्तों जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बिजनेस की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आए गौर करते हैं। इसको नहीं, इसको देखें। 80% मार्केट शेयर है, 200 मार्केट में 250 बच्चे हैं, 80% बच्चा किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेता है। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर कोर्स को 250 लोग करते हैं कराची में, कोई भी कोर्स है वो, आईटी का कुछ भी। आपके पास 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे तो आपकी इंटरनल चीज हो गई, ये मार्केट शेयर हो गया। और जो 250 बच्चे ना, ये मार्केट का साइज है, और इसी पे डिपेंड करेगी मार्केट की ग्रोथ भी। तो जो मार्केट का साइज है और मार्केट की ग्रोथ है, जो मार्केट का साइज है और जो मार्केट की ग्रोथ है दोस्तों, ये याद रखें, इसका ताल्लुक मेरे दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर से होगा, मार्केट का साइज और मार्केट का ग्रोथ। लेकिन जो खुद मार्केट में कैप्चर कर चुका हूं वो क्या बनेगा दोस्तों, बताएं? मार्केट शेयर। कैप्चर कर चुका हूं ना, इंटरनली मैं उसको ओन करता हूं एक तरीके से। ठीक है भाई। अगली बात, रेपुटेशन। रेपुटेशन इज समथिंग, जो गुडविल, आप ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते कि अपनी गुडविल बेच रहे हैं, अपना नाम बेच रहे हैं, बल्कि गुडविल एक ऐसी चीज होती है जो विच ट्रेड्स विद द बिजनेस, बिजनेस के साथ ट्रेड होती है। अगली बात दोस्तों है लोकेशन। अब लोकेशन समझिएगा, लोकेशन के अंदर बात यह है कि फॉर एग्जांपल एक्सेस इज इजी, इजी एक्सेस है, ऐसी जगह पे लोकेशन है, तो लोकेशन चूंकि मैं ओन करता हूं या करंटली मेरे पास है एज एट नाउ, तो ये मेरे लिए एक इंटरनली पॉजिटिव पॉइंट है। अब कंपैरेटिवली मैं एक बात करता हूं आपसे, जरा समझिएगा दोस्तों। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? बेहतरीन दोस्तों। बेटा अगली बात सुनिएगा प्लीज। जी जी जी, सुने 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 सुने। जब मैं कहता हूं यार हमारे पास कास्ट लाइसेंस होता, हम भी ये काम करते, मेरी वो वीकनेस है यार, ये लाइसेंस मेरे कंपेटिटर के पास है, मेरी थ्रेट है। सही है। अब मैं चेंज करता हूं बात फर्दर, और अगर मैं ये कहूं ये लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो अब बताओ दोस्तों, लाइसेंस हमारे पास है, हमारी स्ट्रेंथ बनेगा नहीं बनेगा? दोस्तों आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, बताएंगे तो बात बनेगी ना दोस्तों, स्ट्रेंथ बनेगा ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास है। नेक्स्ट बात सुनिएगा प्लीज। अब अगली बात, अब अगली बात दोस्तों है कि फैकल्टी। एक कॉलेज को देखें, फैकल्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फैकल्टी नॉलेजेबल है, फैकल्टी के पास एक्सपीरियंस है, अपने सब्जेक्ट में कमांड है, स्टूडेंट को ट्रस्ट है, आपके लिए स्ट्रेंथ है। गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये भी स्ट्रेंथ है। अगली बात दोस्तों, लॉयल स्टाफ। लॉयल स्टाफ दोस्तों, क्योंकि ऐसे स्टाफ जो आपको लॉयल है, वो आपको वो खबर भी और वो बातें भी देगा जो दूसरे नहीं देंगे। सही है। तो लॉयल स्टाफ भी हमारे दोस्तों क्या बनेगा, एक स्ट्रेंथ बनेगी। और इसी का ऑपोजिट दोस्तों क्या बनता है बताओ? दोस्तों इसी का ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे लिए, बताएं प्लीज प्लीज। शाबाश, वीकनेस, जबरदस्त। जी जी, डिसलॉयल स्टाफ जो होगा वीकनेस होगा। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने बहुत अच्छा
कॉस्ट कंट्रोल रखा हुआ है, बहुत अच्छा एक कॉस्ट कंट्रोल रखा हुआ है। सवाल ये है कि आई रिपीट, सुनिएगा प्लीज। मैंने बहुत अच्छी टेक्निक्स, बहुत अच्छे प्लान के साथ अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कंट्रोल्स अच्छे हैं, एसओपीज अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा रखा हुआ है, क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छी है। तो मुझे बताएं, ये लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने ऐसे तो अचीव नहीं की ना, मेहनत करके अचीव की है। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों? स्ट्रेंथ। अब आए जरा दोस्तों स्ट्रेंथ की और बात है। पढ़ें, कोई मसला हो तो मुझसे पूछें। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है। ये सब चीजें आपस में दोस्तों लिंक्ड है, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ के रहता है। ठीक है बेटा, सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि स्कूल्स बनाना, चैरिटीज बनाना। जो इदारे ये काम भी करते हैं ना, वो भी एक अच्छी रेपुटेशन हासिल कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आई? जो इदारे ये वाले काम करते हैं ना, थोड़ी सी अच्छी एक्टिविटीज दिखाते हैं, ये भी एक अच्छी रेपुटेशन बना लेते हैं मार्केट में। फिर एक्सपर्टीज, ये भी खुद बिल्कुल जैसे आपसे बात हुई ऐसा ही है। एंड रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स, जबरदस्त। नेक्स्ट, सीएसआर एक्टिविटीज क्या होती हैं? इट्स लाइक पेइंग बैक टू सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, schooling for less privileged, low cost hospitals, plantations, and traffic signs on roads, public service messages, ये सब। कोरोना के दिनों में बहुत सारे बिजनेस ने ये सीएसआर एक्टिविटीज करने की जी कोशिश की। वो इसलिए सीएसआर एक्टिविटीज की जी जनाब, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को, दिलों को जीता जाए। अगली बात, अगली बात क्या है दोस्तों? आइए, वीकनेसेस। बेटा इसको पढ़ लें, कोई मसला हो तो मुझसे पूछें, या आप ऑलरेडी देख चुके हैं इंशाल्लाह लेक्चर में, लेकिन सिर्फ पूछ लें। अगर इन केस कोई मसला होता है तो मुझसे भी अभी पूछ लें। लिक्विडिटी इश्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बात दोस्तों, इनसिक्योर एनवायरनमेंट, ये काटा हुआ है, वीकनेस नहीं है। बताओ क्यों? बताओ क्यों इनसिक्योर एनवायरनमेंट क्यों काटा हुआ है? एनवायरनमेंट इनसिक्योर हो जाए तो एनवायरनमेंट का मसला है, आपके कंट्रोल क्यों वीक है? हम आपसे सवाल करेंगे। आपके कंट्रोल्स के वीक होने पे सवाल आपसे होगा भाई, क्योंकि वो आपकी वीकनेस है। अच्छा, अगली बात जी, जबरदस्त। ये आ गई अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक अब इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ और वक्त को बचाता हूँ। और ये हैं थ्रेट्स। एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं। 7 बातें थी। 7वीं बात के अंदर कितनी बातें थी दोस्तों? 5। अल्हम्दुलिल्लाह 7.1 तक हो गया। 7.2 आपने नहीं पढ़ा अभी तक, ऐसा ही है ना दोस्तों? 7.2 एंड 7.3 ये रिलेटिवली शॉर्ट एरियाज हैं, सिंपल एरियाज हैं। मटेरियल मैंने स्लाइड में इनके लिए ज्यादा रखा है। स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी तो वो यूज कर लीजिएगा, या आपके पास स्टडी टेक्स्ट है, मेरे नोट्स हैं, चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको मिल रहे हैं पीडीएफ में, तो इंशाल्लाह मसला नहीं है। लेकिन इन दोनों को सिर्फ समझिएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपनी बात से। मेरे दोस्तों, कंपेरेटिव स्ट्रैटेजी, पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रैटेजीज टोटल क्या है, कैसे हैं, कितनी है? आए मैं आपको समझाता हूँ, पहले पूरी थीम समझाता हूँ, फिर जो मैंने एनोटेशंस करी हैं और एनोटेशंस को, यानी जो ये इसके ऊपर मार्किंग की हुई है, ये भी आपको समझाता हूँ। साथ रहिएगा।
माइकल पोर्टर दोस्तों ये कहता है कि जी बिजनेस के पास ना असल मकसद ये होता है बिजनेस का कि बिजनेस पैसा कमाए। बिजनेस असल करना होता है बिजनेस। तो मैं ये कहा करता हूँ द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। ये मैं कहा करता हूँ और शायद किसी ने सुना भी हो। बेटा चैप्टर 2 चल रहा है, चैप्टर चेंज नहीं हुआ अभी, तो चैप्टर चलेगा ही है। तो द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस, और बिजनेस की नीयत, बिजनेस की सोच क्या है बेटा बताओ? प्रॉफिट्स। समझने वाली बात यह है कि माइकल पोर्टर ने बोला कि बिजनेस की दो जेनरिक स्ट्रैटेजीज हैं, जो दो जनरल बातें कर देता हूं मैं आपसे। माइकल पोर्टर कहता है, अभी मैं आपको रीड करने के लिए दूंगा। माइकल पोर्टर ने बोला तुम्हें कुछ कमाना है ना, तो तुम्हें कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल करना होगा। तुम कोई ऐसा काम करो जो दूसरा ना कर, या तुम्हें कोई ऐसा एडवांटेज हो, इतना बड़ा एडवांटेज हो जो दूसरे के पास ना हो। जब तुम ऐसा करोगे ना, तो भाई तुम अच्छा काम कर पाओगे, तुम बिजनेस चला पाओगे। ये बातें किसने की दोस्तों बताओ? माइकल पोर्टर ने की। अब माइकल पोर्टर की इन बातों के बाद क्या है वो भी समझने वाली बात है। सही है, वो समझे। माइकल पोर्टर की दोस्तों इन बातों के बाद ये बात समझनी है कि अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, मैं वंस अगेन कह रहा हूं हमारी बात नहीं है, माइकल पोर्टर की बात है। कह रहे बिजनेस के पास एक ऐसा क्रूशल बात हमेशा जहन में होनी चाहिए कि हमारी कोई चीज यूनिक विनिंग फॉर्मूला हो, जो राइवल्स के लिए बहुत मुश्किल हो, डिफिकल्ट फॉर इट्स राइवल टू कॉपी। बहुत मुश्किल है किसके लिए दोस्तों? राइवल्स के लिए। अब मैं यूं कह सकता हूं, इसको कह सकते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। यानी हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर कोई ऐसी बात हो जो हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, जो दूसरों के पास ना हो। ये जो विनिंग फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं बिजनेस मॉडल। पैसा बनाना कैसे? अब मैं आपसे बोलता हूं फूड पांडा कैसे कमाता है? सवाल है मेरा आपसे, बताओ कौन जवाब देगा? फूड पांडा कैसे कमाता है? कोई जवाब दे सकता है? होम डिलीवरी में फूड पांडा कैसे कमाता है? उनको पैसे कैसे मिलते हैं बताएगा कोई? शाबाश, मिडिल मैन बनकर कमीशन के थ्रू, और प्ले स्टोर से कमा लेगा, एड से कमा लेगा। यही सोच रहे हो आप लोग? भाई दोस्तों आप जो सोच रहे हो ना, आपको बस इतना बताना चाहता हूं, आप इस वक्त बिजनेस का बिजनेस मॉडल सोच रहे हैं। इसी को बोलते हैं बिजनेस मॉडल। याद रहेगी बात? अब फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज वाले, इम्तियाज सुपरमार्केट इतने स्केल पे ऑपरेट करता है, उसका टर्नओवर इतना ज्यादा है, वो अपने स्टॉक में इतनी चीजें रखता है, वो लो मार्जिन पे भी कमा लेता है, जो आम प्लेयर नहीं कमा सकता। भाई वजह क्या है? वो लो मार्जिन पे क्यों कमा लेता है? बिकॉज इम्तियाज को दिख रहा होता है कि मैं बल्क में जितना मैं बाय करूंगा इतना और कोई करेगा नहीं। ये है उसका यूएसपी। अगली बात, बेटा ये आपने पढ़ना है अभी सामने सामने, लेकिन बिफोर यू रीड इट, इतना जहन में रखें। क्या नाम लिखा हुआ आया? लो कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन। क्या लिखा हुआ आया? कॉस्ट लीडरशिप। और एक आएगा डिफरेंशिएशन। आए पहले 3 स्लाइड आप पढ़ेंगे, बात करना शुरू करें। चलें, पहले 3 स्लाइड आप पढ़ेंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा। अगली स्लाइड पढ़ लिया ये? अगली स्लाइड पे आ जाऊं दोस्तों।
अब देखें, ये पढ़ें। डन दोस्तों, अगली बात। हाँ भाई दोस्तों, आगे बढ़ जाऊं। तीसरी बात, अब मैं समझाता हूँ तीन चीजें, कोई मुश्किल नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखो यार, एक बात तो ये समझो कि बिजनेस के अंदर हमारे पास बिजनेस के अंदर हमारे पास वी हैव गॉट अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर वी हैव गॉट टू मेन वेज टू वर्क। कमाने का एक तरीका, इतनी अपनी कॉस्ट कम कर दो, इतनी कॉस्ट कम कर दो कि हालात कुछ भी हो, तुम जो बेचोगे तुम्हें कुछ ना कुछ बचेगा, और इतना बेचो कि तुम वॉल्यूम पे कमा लो। दूसरी सोच है कि कुछ ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारी यूनिकनेस पे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देके जाएं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का फोन खरीदें, जितने में एफएक्स आ जाती है, जितने में मेहरान आती है, लोग उतने में फोन लेके भी खुश हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हर एक की सोच ऐसी होगी, हर एक की सोच के बारे में नहीं है, ये बात है ही इस बारे में, ये बात दोस्तों है ही इस बारे में कि अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर ये बात होती है। अगली बात, एक शख्स है जो जिंदगी में पैसे जमा करता है, वीसी डालता है, कुछ करता है, बड़ी मुश्किल से जॉब करने के बाद 70 खरीदता है, 70 खरीदने के बाद उसमें भी 10 काम आते हैं, फिर वो 1.5 लाख रुपए तक की 2 लाख रुपए तक की एक मेहरान यूज में खरीदता है। उसकी लाइफ में कोई सामने आए और उसके सामने 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का मोबाइल निकाले, और वो मोबाइल उसको दिख रहा है कि यार ये खर्चा और एक तरफ मेरे लिए 1.5 लाख रुपए की कीमत, तो एक मिनट, तो इसका मतलब दोनों की टारगेट मार्केट अलग है, दोनों की सोच अलग है, सही है। तो याद रखें, बस कॉन्सेप्ट ये जहन में रखें कि कि लो कॉस्ट हो या डिफरेंशिएशन हो, दोनों स्ट्रेटेजी का एक ही मतलब है कि पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, पैसा कैसे कमाना है बिजनेस ने, किसी ने लो कॉस्ट लोगों को टारगेट करना है, किसी ने हाई कॉस्ट लोगों को टारगेट करना है, यानी कि जो किसी ने हाई इलीट क्लास को टारगेट करना है, किसी ने लो क्लास को टारगेट करना है। अगली बात देखें, एक है कॉस्ट लीडरशिप। आप अपने कॉपरेशन की कॉस्ट को बिल्कुल रिड्यूस कर दो, उसकी एफिशिएंसी, साइज, स्केल एंड स्कोप को इतना आप कम कर दें, मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं स्केल को इतना कम कर दें, किसके थ्रू करेंगे आप? एफिशिएंसी लाके, साइज बढ़ा के, स्केल बढ़ा के, स्कोप बढ़ा के। जितना बड़ा साइज, जितने बड़े स्केल पे काम करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो अभी जब आप कॉस्ट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कॉस्ट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट फिर ये बनेगा कि कॉस्ट के मामले में बादशाह हैं, लीडर हैं, रहनुमा है, यानी इतनी कॉस्ट कंट्रोल करना जानते हैं। सो द फर्म विल ट्राई टू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री। तो फर्म क्या चाहती है कि भाई हम लोएस्ट कॉस्ट इंडस्ट्री प्रोड्यूसर बन जाए इंडस्ट्री के अंदर, ताकि हमें कंपेरेटिव एडवांटेज मिल जाए। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अगली बात दोस्तों है डिफरेंशिएशन। अभी मैं आप लोगों से एग्जांपल्स लूंगा कुछ देर बाद। डिफरेंशिएशन कहते हैं दोस्तों कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स के डिफरेंशिएशन होना, डिफरेंशिएटेड होना, याद रखें, ये भी
वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मैं आपसे 5 एग्जांपल्स लूंगा डिफरेंशिएशन की, आईफोन के अलावा मुझे 5 एग्जांपल्स चाहिए प्लीज। किसकी दोस्तों? डिफरेंशिएशन की। आ जाए भाई, स्टार्ट हो जाए। फरारी एंड सुजुकी, डॉलिंस का फ्रिज कौन सा वाला है यार? मतलब डॉलिंस का फ्रिज आप कहते हैं इतना एक्सपेंसिव है? डू यू रियली थिंक कि डॉलिंस का फ्रिज बहुत एक्सपेंसिव है? और सोच के जवाब दें दोस्तों। हाँ भाई दोस्तों बताएं। गुल अहमद एंड गुची, हैबिट का फर्नीचर, हाँ, कैनवर्ड एंड ओरिएंट। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, चले आप लोग लिखें, पहले लिखें, मैं पढ़ रहा हूँ। दोस्तों अब सुने, माशाल्लाह यार क्या एग्जांपल्स आ रही हैं, जबरदस्त। सी ए बी बी आई बी ए, सैमसंग, क्यू मोबाइल, मैकडोनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, मर्सिडीज, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं दोस्तों, आइए। थोड़ी समझिएगा बात। तो बेटा यासिर, खैरियत है सब? कहाँ निकल गए बेटा प्रोडक्ट से आप? अच्छा, अब सुनो, एक छोटी सी बात समझाता हूँ आपको अभी, बहुत छोटी सी बात है, और कुछ ही देर में इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। गौर करते रहे प्लीज। दोस्तों, इस बात को यूं समझें कि आप लोगों ने जो भी क्लासिफाई किया है ये बेस्ड ऑन योर नॉलेज है जो आपने सीखा। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और होने वाला है। मेरा सवाल ये है कि आप सोच के बताना, जज्बात में शुरू मत होना, यस सर नो सर। मैं पूछ रहा हूँ कि बड़ा एक ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट उतारी जाती होगी तो मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई तो टारगेट रखा जाता है। मैं भी एग्री करता हूँ कि कम प्राइस पे बेचना है, ज्यादा बेचना है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल भी है साथ साथ। आपको लगता है कि बिजनेस में जो चीजें डाली जाती हैं, प्रोडक्ट है, सर्विस लाइन है, कुछ भी है, डू यू रियली थिंक कि ये सब इस नीयत से ही होता है कि हम थ्योरी को मैच करेंगे जो फला थ्योरिस्ट ने बोला है, कम से कम कोई एग्जाम्पल पूरी बैठनी चाहिए, या ये काम प्लानिंग के साथ होता है, फिर आगे जैसे हालात बढ़ते जाते हैं काम चलता जाता है, और असल चीजें तो खुद वक्त के साथ साथ रियलाइज होती हैं। यानी कोई पहले से नहीं कह सकता कि भाई हम ये करने जा रहे हैं और हमारा यही होगा, एग्जैक्टली हम ये फॉलो करेंगे। मुझे बताएं, ऐसा है? आप मेरी बात से एग्री करते हैं? डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। जी, यस, अग्रीड। अकॉर्डिंग सिचुएशन होता है, ये हुई ना बात, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, ये हुई बात। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी ऐसी लेकर आऊंगा कि आप खुद भी खुश हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार सर बेहतरीन कर दिया आपने। जरा देखें, एक मिनट। मेरे दोस्तों, डिफरेंशिएशन की मिसाल आपके सामने। अब मैं यहां से चेंज करता हूं, इसी की कंटिन्यूड स्लाइड है, जरा गौर कीजिए, पढ़ें।
हाँ भाई दोस्तों, अब बताओ, समझ में आई ये बात? क्या समझाओगे मुझे इसमें तुम? क्या समझाओगे? मोनोपोली की बात हो गई ना सर, ये जी डिफरेंशिएशन से कंपटीशन एडवांटेज हो गई तो। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं आप मजे तब करेंगे जब आप कस्टमर को ऐसी कोई चीज सर्व करेंगे कि जो कोई और सर्व ही नहीं कर रहा। तो आपका कस्टमर को सर्व करना एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि वो कोई और कस्टमर को वो चीज सर्व ही ना कर रहा हो, तो जाके आपको एक्स्ट्रा पे डिफरेंशिएशन के मजे आते हैं, आपको इससे पैसे हाई मिलते हैं, आप वॉल्यूम और प्राइस दोनों पे खेलते हो। फोकस किसे कहते हैं? अब समझिएगा, माइकल पोर्टर ने असल में तो करी हैं दो बातें, सही है, लेकिन एक वर्ड है उसे बोलते हैं निश। निश, जो उसको नीश कहते हैं, नीश भी कह लें, बस शी वाला साउंड होना चाहिए, चिकन वाला साउंड नहीं होना चाहिए सी एच का, सही है, तो नीश होगा ये। ठीक है, अगली बात, अब समझे दोस्तों। अब एक पर्टिकुलर निश में आप काम कर रहे हैं, आपका जो पर्टिकुलर निश है वो या तो ऑपरेट करेगा कॉस्ट लीडरशिप पे या डिफरेंशिएशन पे। क्या मतलब? ये कह रहे हैं कि बिजनेस के अंदर वैसे तो दो तरह की मॉडल्स होते हैं, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। फिर आगे ना ये दो के और दो टुकड़े करता है। वो कहते हैं, माइकल पोर्टर कहता है कि भाई यूं समझे कि अगर आप किसी बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करते हैं, बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट को बहुत बहुत चुन के अगर आप टारगेट करते हैं, तो याद रखें ये जो चुन के आपको टारगेट करना है ना, उस मार्केट को सिलेक्ट करना, ये कहलाता है निश, स्पेसिफिक निश कहलाएगी ये। ठीक है, ये उस मार्केट की स्पेसिफिक निश है। यानी फॉर एग्जांपल मैं मेडिसिन के अंदर, सुनिएगा, मैं मेडिसिन मार्केट के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स पे काम करूं, फार्मा की लाइन के अंदर भी जाकर सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स पे काम करूं। कुछ समझ में आया किसको कहते हैं? सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगली बात, अब यहाँ पे समझे। अगली बात दोस्तों ये है कि by choosing a focused strategy, a business picks a market segment that is poorly served by other organizations and then adopts one of these strategies. कह रहे हैं आपने एक सेगमेंट देख लिया, आपने कहा यार लोग फला सेगमेंट में अच्छा काम नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, तो बहुत पुराने जमाने से, एक अरसे से वेजिटेबल्स जो है ना उनको, आमतौर से, मैं बड़े सुपरमार्केट्स की बात नहीं कर रहा प्लीज, आम तौर पे मिजाज ये बन गया है कि लोग करते ही हैं कि आप देखें शूज की शॉप है, ब्रांडेड क्लोथिंग की शॉप है, बल्कि होना ही चाहिए तो हम पहनते हैं, ये चीजें पहनने की हैं। इनसे पहले इनसे पहले जो नंबर आना चाहिए था वो किसका था पता है आपको? वो आना चाहिए था जो चीजें खाई जाती हैं। ठीक है, जो चीजें खाई जाती हैं, यानी कि फूड, फूड से मुराद वेजिटेबल्स हो गए, मीट की दुकानें हो गई, ये हो चुके हैं, जी हाँ मैं जानता हूँ। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मीट बन आ गया, वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल स्पार में मिल रही हैं तो वो डिफरेंट तरीके से मिल रही, सब अपनी जगह सब, लेकिन स्टिल दोस्तों देयर इज ह्यूज गैप जो अभी भी फिलफिल हो सकता है। यानी कि ऐसा निश अभी भी मौजूद है, ऐसी मार्केट अभी भी मौजूद है जिसके अंदर हम कुछ जाकर तय कर सकें कि यार इधर कैसे ऑपरेट करना है, एक पर्टिकुलर टारगेट उठाएं और टारगेट निश उठाने के बाद फिर सोचें कि कॉस्ट लीडर बन के काम करना है या डिफरेंशिएटर बन के काम करना है। तो ये फैसला करना कि भाई हम कॉस्ट लीडर बन के काम करेंगे या डिफरेंशिएटर बन के बात करेंगे, ये फैसला फिर फोकस्ड कॉस्ट लीडर कहलाएगा या फोकस्ड डिफरेंशिएटर कहलाएगा। तो सर, जो आपने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया, पहले कॉस्ट लीडरशिप पढ़ाया, वो क्या था? उसको माइकल पोर्टर यूं कहता है, यूं समझो कि एक बिजनेस है वो सारे काम ऐसे ही करता है, सारे काम कॉस्ट लीडरशिप पे करता है, इसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। जो भी करेंगे भाई ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप पे करेंगे, सही है।
ठीक है। अच्छा, या बिजनेस कहते हैं हम सारे काम जो है ना डिफरेंशिएशन पे करेंगे। भाई ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। एक बिजनेस है वो चुन के एक पर्टिकुलर एरिया पे आता है, वो एक छोटा सेगमेंट है, उस सेगमेंट में आके उस स्पेसिफिक के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाता है, उसको बोलते हैं फोकस निश या नीश मार्केट। तो फोकस के अंदर स्पेसिफिक सेगमेंट्स होंगे, फ्यू कंपेटिटर्स होंगे, स्मॉल बिजनेस होगा। मुझे बताओ, अगर आज हम गोश्त बेचने के लिए बहुत अच्छी साफ सुथरी दुकानें बनाना शुरू कर दें और मीट वन और इनके सामने आए, तो हमारा कॉम्पिटिशन में बहुत लोग नहीं होंगे। हमारे कंपटीशन में हाँ इम्तियाज होगा, उधर भी गोश्त मिलता है हमारे कंपटीशन में जी। और वो जगह है जहाँ पे फ्रोजन मीट मिलता है या ऐसा मीट मार्ट्स के अंदर मिलता है, वो हो गया। और मीट वन हो गया, फ्यू कंपैरेटर्स। इसी तरह बिजनेस स्मॉल हो तो अब आप बोलेंगे सर इनका बिजनेस बड़ा भी तो हो सकता है। तो जैसे मैं हाँ मेट्रो वगैरह हो गया, बिल्कुल। तो दोस्तों मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, सुनना। ये मैंने कहा था ना कि थ्योरी की बातें। फॉर एग्जाम्पल किसी का फोकस जिस सेक्टर पे उसने किया हो, वो कुछ सेक्टर इतना बड़ा हो, फोकस नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। अब दोस्तों कुछ स्लाइड्स हैं, ये सिर्फ आपके स्क्रीनशॉट के लिए डाली है। जब कभी इस मॉडल को रिवाइज कीजिएगा तो इन बातों को देख लीजिएगा। मैं दिखाना शुरू करूं, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, ये सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए है, सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए। रेडी? हाँ भाई रेडी है, स्क्रीनशॉट लेंगे? चलो गुड। कंपेरेटिव एडवांटेज, पिज्जा हट के पास 1999 में कोई मेजर कंपेटिटर था? नहीं। तो ये उसका एडवांटेज था। कोलाची एट दो दरिया इन 2013, लोकेशन का एडवांटेज था बहुत बड़ा। तीसरी बात दोस्तों, उबर करीम। मुझे बताओ इन्होंने क्या करा? ओल्ड स्टैब्लिश्ड मार्केट में अपना सेगमेंट बनाया। बताओ। ठीक है। अब अगली बात, कॉम्पेटिटिव स्ट्रैटेजी कहते किसको है? और कीजिए। जी दोस्तों बताएं। समझ में आ गया? बताओ कोई मुश्किल चीज है इसमें कोई? सॉरी। अब आए, कंपेटिटिव एडवांटेज की अगर कहीं डेफिनेशन आ गई तो लिखने के लिए मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि एक किसी इदारे के अंदर ये एबिलिटी का होना, ऐसी एबिलिटी का होना कि वो अपने कस्टमर्स को वो दे सके जो उसके कंपेटिटर्स ना दे सके। इसको बोलते हैं दोस्तों कंपैरेटिव एडवांटेज। ऐसी एबिलिटी बिजनेस के पास होना कि बिजनेस एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए रिलेटिवली जिसमें अपने कस्टमर्स को वो वैल्यू दे जो दूसरा कोई कंपेटिटर नहीं दे रहा वैल्यू। अगली बात दोस्तों, कंपैरेटिव एडवांटेज इज व्हाट गिव्स अ फर्म एन एज ओवर इट्स राइवल्स। बिल्कुल। अब वो राइवल के ऊपर जो एज है, या तो वो कॉस्ट लीडरशिप से होगी या वो डिफरेंशिएशन से होगी, दैट्स वेरी क्लियर। द बेसिक्स, द बेसिस ऑफ द जेनरिक स्ट्रैटेजी। क्या बेसिस है आए, ये खाली बस देखने के लिए था, ये मैं आपको समझा चुका हूँ काफी। आइए, असल तो ये बातें हैं देखो। एग्री करते हो? जल्दी बताओ, आप एग्री करते हो इन बातों से? ऐसा ही है? चेक करें भाई दोस्तों, इज इट लाइक दिस ओनली? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत काम की स्लाइड है, पिक्चर ले लीजिए प्लीज।
हाँ दोस्तों बताएं। डन है। अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश यार। फोकस स्ट्रैटेजी, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें आप लोग को क्लियर भी हो रही होंगी। अगली बात, अब मुझे आप बताओगे मैंने कौन सी चीजें किस में डाली हैं, कौन सी लीडरशिप है, कौन सी डिफरेंशिएशन है। मेडिकेटेड सोप जो खास तौर पे स्किन के पेशेंट्स के लिए है, बताओ। नेक्स्ट, पेराडॉल टेबलेट्स, कॉस्ट लीडरशिप। अच्छा, बोनस डिटर्जेंट, बताएं जी। शाबाश, इंग्लिश टूथपेस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फेयर एंड लवली स्किन। जी, ये स्किन क्रीम जिसका नाम अभी लेटली अभी इंडिया में, बल्कि मतलब शॉर्टली चेंज होगा, तो ये बताएं। हाँ शाबाश, एंटी डेंगी मेडिसिन, फोकस है। जे डॉट कुर्ता, डिफरेंशिएशन है। 6 मिल लट्ठा कॉटन। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे आएगा परसेप्शन का मसला। एक बंदा जमाने से पहन रहा है, उसको तो 6 मिल लट्ठे में कोई खास बात नहीं, मतलब वो एक, उसको वही समझ में आता है, वही पहन के आता है, वो तो नॉर्मल चीज है, सही है। वो 6 मिल लट्ठा वाला ऐसा नहीं करते, व्हाइट के ऊपर फला चीज डाल दें, चमक डाल दें, ये कर दें। लट्ठा है, जमाने से लट्ठा चल रहा है, लेकिन भाई स्टिल उनकी डिफरेंशिएशन है, आम कॉटन से वो डिफरेंट होता है। जे डॉट शादी यानी दुल्हा दुल्हन के जो सूट्स होते हैं, अब बताएं किस में फॉल करेगा ये, दुल्हा दुल्हन के सूट्स। ये कॉस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में किसके अंडर आएगा, क्या लगता है आपको, निश के अंदर आना चाहिए। शाबाश, शाबाश। अब जवाब ये बना कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सप्लेनेशन। आपके पास में इसमें सवाल आएगा, और आपको सवाल दिखेगा जिसके अंदर यही सारी बातें होंगी कि ये सब डिपेंड करता है दोस्तों कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। अगली बात दोस्तों, खाली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दैट्स इट। दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अच्छा जी, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास। ओके जी, बिफोर मूविंग टू दिस वी हैव गॉट नाउ अचीविंग कंपेरेटिवनेस। दोस्तों ये हेडिंग प्लेस कर लें अपने पास। मैंने कहा था पूरा चैप्टर 2 एक तरफ और उसका सेक्शन 7 एक तरफ, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन था। इस एरिया से सवाल बनने के लाइकली चांसेस हैं, एक नहीं एक से ज्यादा भी सवाल बन सकता है। सिर्फ सेक्शन 7 की बात कर रहा हूँ इस वक्त, ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया दोस्तों। ओके दोस्तों, चलें नेक्स्ट, अचीविंग कंपेरेटिवनेस। आइए, आप किस तरीके से कंपेरेटिवनेस लाएंगे, अपनी प्रोडक्ट में कैसे वैल्यू ऐड करेंगे, आए इसके कुछ वेज याद करते हैं। और जो बातें इसमें अंडरलाइन करके कलर कर दी हैं, इन बातों को आई वुड हाईली रिकमेंड कि इनका स्क्रीनशॉट ले लें, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा,
करें कंटिन्यू। ओके दोस्तों, अच्छा दोस्तों, वन वे ऑफ एडिंग वैल्यू, एक तरीका क्या है वैल्यू ऐड करने का, तो समझिएगा प्लीज। One way of adding value is to alter a product design and include features that might meet the needs of a particular type of customer better than the than products that are currently in the market. A product might be designed with added features. एक तरीके की अपने फीचर बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो घड़ियां जिसमें बीपी बताता है, आपके हार्ट बीट बताता है, आपके स्टेप्स काउंट बताता है, तो वो एडिशनल फीचर हो गया। तो एक तरीका ये है कि ये वैल्यू एडिंग एक्टिविटी हो गई। आज से 20 साल पहले जाए, 25 साल पहले जाए, लोग खुश होते थे बच्चे, बच्चों के लिए वैल्यू एडिंग चीजें आज भी वो होती है, लाइट वाली घड़ी। लेकिन अब तो चूंकि मोबाइल में लाइट टॉर्च सब देख ही लिया है उन्होंने, तो उनके लिए चीजें इतनी एक्साइटिंग नहीं होती। लेकिन जिस जिस रिस्ट वॉच के अंदर उनको इस तरह की कंफर्ट मिलती थी या लाइट मिलती थी, वो बच्चे उन चीजों से बहुत अट्रैक्ट होते थे। उन चीजों और बच्चे उनसे खेलते थे और वो चीजों को पसंद किया जाता था। इसी तरह मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू का ताल्लुक इंसान की लाइफ से भी है। आपकी लाइफ के स्टेज, एक पर्टिकुलर स्टेज पे आपको एक चीज में वैल्यू फील होती है और बाद में आगे जाके आपको उसके लिए कोई वैल्यू फील नहीं होती। मैं एग्जांपल एक छोटी सी देता हूँ। जैसे अभी कह रहे हैं लाइट वाले शूज, जी लाइट लाइट वाले शूज भी हो गए, या इसी तरीके से वो जो वॉइस करते हैं, चू चू करते हैं, वो वाले चप्पल हो गए। दीज ऑल थिंग्स हैव गॉट वैल्यू फॉर द किड्स, बट नॉट दे डू नॉट हैव इनफ वैल्यू, इनफैक्ट दे नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर दोज जो अब मेच्योर हो चुके, ग्रोन अप हो चुके। ठीक है, इसकी जरा 3 एग्जांपल्स दें जल्दी से मुझे फीचर्स की, प्लीज। 3 एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, जी एग्जांपल्स। हेल्थ ऐप है, आईफोन के अंदर एक सैंडल आती थी जो चप्पल बन जाती थी। वाह मुआज। और समझ गया मैं। अच्छा जी, कैलकुलेटर विद वॉइस इनपुट, डेटा सेम, सोलर एयर कूलर्स, गुड यार, जबरदस्त। और बताओ भाई प्लीज। आईफोन की एग्जांपल इन्होंने ये कही, भाई आईफोन के अंदर आपको कितने लोगों को आईफोन 1 और आईफोन 2 की बातें याद है, ताकि मैं एक एग्जांपल दूं, बताएं। मौज छा गए माशाल्लाह, बेहतरीन। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखो आईफोन के शुरू शुरू के वक्त ऐसा भी होता था कि भाई इसमें खाली पिक्चर आती है, वीडियो नहीं आती, वीडियो नहीं बनती। पिक्चर खींचेगा, वीडियो नहीं बनेगी। पिक्चर उस वक्त भी बहुत हाई क्वालिटी बनती थी कंपेयर टू अदर फोन्स। तो अगला फोन निकाला, वो फिर महंगा। क्यों बिका? कोई ऐसी फीचर रख दी जो पिछले में रखी ही नहीं थी। सही है। अब मैं दूसरा केस बताता हूँ आपको, सामने देखें। केस चेंज होगा, लेकिन ये सेल्फ वाली बात है। आप समझेंगे
चलिए मैं समझाता हूँ पहले. Value can be added by making it easier for the customer to buy a product. For example, by providing a website where customer can make purchases. Bookstores can add value to the books they sell by providing sales outlet at places where customers often want to buy books, such as airport terminals. For example, uniform shop near schools. Jinsoi Food Panda. इसके अलावा एग्जांपल्स आप बताएंगे. स्टार्ट. ऑनलाइन एजुकेशन, इजी पैसा, फूड पांडा एग्जांपल है बिल्कुल. बुक शॉप इन एआरटीटी. दोस्तों शाबाश, बहुत अच्छा. इसी तरीके से मॉल्स के अंदर भी, फॉर एग्जांपल, जहाँ बच्चों का सामान है उधर ही पैम्पर्स हैं, वाइप्स भी उधर रख दिए, बेबी लोशंस भी वहीं रख दिए. ये चीजें कनेक्टेड रख दी. ठीक है दोस्तों, अगली बात. चलो भाई चैलेंज, अब ये कौन समझाएगा. वैल्यू कैन बी एडेड बाय प्रमोटिंग अ ब्रांड नेम. Successfully branding might give customers a sense of buying products or services with a better quality. Branding means अपने अपनी प्रोडक्ट को किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट कर लिया जाए, एसोसिएट करवाया जाए, उसको फील कराया जाए कि नहीं ये ब्रांड तो कुछ अलग ही है. आप जो प्रोडक्ट देखने आ रहे हैं ना वो कुछ अलग ही है. ठीक है, अब बताओ. जैसे दराज को रिकग्निशन मिली, सही है, तो कोई मिसाल देंगे कोई. लाइक रोलेक्स, एटीएम सर्विस, रोल्स रॉयस, नहीं है कोई और बात. जी दोस्तों बताएं. मर्सिडीज. अच्छा, अब पॉइंट समझो दोस्तों. द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, किसी भी ब्रांड नेम के साथ अपनी कोलेशन कर लें. फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप एक आउटलेट ला रहे हैं, आप एक चाय ला रहे हैं, और आपने किसी तरह कन्विंस कर लिया जैज वालों को, और जैज से आपने एक डील बना दी, और आपने उसका नाम रख दिया जैज चाय वाला. ठीक है, या आपने बोला कि इस चाय वाले के पास, चले जैज चाय वाला तो बहुत बड़ी डील हो जाएगी, यूं नहीं करते. लेट्स मेक इट इजियर. क्या क्या आपने कहा कि भाई यहाँ पे जैज का वाईफाई अवेलेबल है, जैज का इंटरनेट 4G अवेलेबल है, अगर आप इस ढाबे पे चाय पियेंगे तो, या इस रेस्टोरेंट में चाय पियेंगे, एंड गेट फ्री एक्सेस टू जैज वाईफाई और जैज 4G स्पीड. मुझे बताओ ये एग्जांपल समझ में आई. जबरदस्त. ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, परफेक्ट एग्जांपल लिखने के लिए. ये सारी बातें वो बता रहा हूँ मैं, पेपर में लिखनी है. तो ये बेटा, जो एग्जांपल मैंने लिखी है ये तो पक्की पक्की एग्जांपल था. नेक्स्ट. दोस्तों ये आपकी बारी है, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे इस बारे में. जल्दी से पढ़ें. कौन है जो समझाएगा भाई, बताएं चलें. पीसी भूरबन.
अपनी स्पीड ऑफ सर्विस, अर्जेंसी में काम आना, इमरजेंसी में सपोर्ट करना, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं ना। जैसे इन दिनों बहुत सारे डॉक्टर्स ने होम विजिट किए, कुछ तो क्लिनिक ही नहीं कर रहे थे, जिन्होंने क्लिनिक किए फिर उनमें कुछ ऐसे थे जो घर तक भी गए। ओबियसली अमाउंट ज़्यादा होगी। करीम की फूड डिलीवरी, मेट्रो टैक्सी वर्सेस करीम फोर पॉइंट्स, मैकडोनल्ड्स ड्राइव थ्रू। जैसे बार बार होम सर्विस है, जबरदस्त, क्लियर हो गई, माशाल्लाह, बेहतरीन। नेक्स्ट बात दोस्तों, समझो भाई, इसको इसको समझना है। किसको? ये दोस्तों, ये जिक्र किसका, ये बताएं। ये तो बताएं, जिक्र किसका है ये किसकी बात हो रही है? टॉक्सिक पीपल, ग्लूमी, सर सीए स्टूडेंट्स, वाह। ऊपर वाले सीए वाले किस में आएंगे हम लोग? ऊपर वाले, नीचे वाला में? नहीं दोस्तों, इसका ताल्लुक इससे नहीं है। इसका ताल्लुक इस बात से है कि एटीट्यूड, कुछ लोग दूसरी खुशियों में खुश हो जाते हैं, अपने गम में शरीक हो जाते हैं, तो वो जहाँ जाते हैं खुशियाँ लेके जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बैठे हुए ना कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा होता कि यार पता नहीं कौन है यार, ये कब जाएंगे, चिपक गए हैं। जैसे ही वो चले आते हैं ना, सन बड़ा सुकून में आते हैं, चलो शुक्र क्या है, और फिर पॉजिटिव होके वो चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं, फिर बाकी बातें इंशाल्लाह इसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में होंगी। कुछ चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं अभी इसमें, आइए साथ साथ चलें। फिर इस सेशन के अंदर मैंने आखिरी के 15 मिनट रखे हैं अभी, और इस डी लेयरिंग वगैरह पढ़ाने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको फिर 15 मिनट्स दूंगा ताकि जो क्वेरीज हैं आप पूछें, और वो क्वेरीज का टाइम होगा। ठीक है, चलें भाई स्टार्ट करें। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें, मुश्किल नहीं है। दोस्तों, सवाल, डी लेयरिंग किसे कहते हैं? बिजनेस की हायरार्की की लेयर्स होती है ना। बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 layers. So if they got 8 layers, and after COVID, the layers after COVID-19, they know that these layers are for no use. ये और ये नीचे वाले मिलके काम कर सकते हैं, तो टॉल टू फ्लैट पे आ जाएंगे। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट डी लेयरिंग कहलाता है। अक्सर ये कॉस्ट कटिंग के लिए होता है, और अभी इन दिनों तो बहुत जगह हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि इन दिनों बहुत जगह पे इसके असरात आए हैं, बहुत के पूरी दुनिया में इसके कोविड के असरात हुए हैं, तो लोग जॉब से फारिग भी कर दिए गए हैं। अब वो जस्टिफाइड थे नहीं थे वो अलग बातें हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बेचारे बहुत मेहनती थे, जिंदगी भर एफर्ट करते रहे, बिजनेस ने कुछ अरसे भी सपोर्ट नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अरसे भी सपोर्ट नहीं किया, तो दिस हैपेंस, ऐसा होता है। और अल्लाह पाक सबके लिए आसान फरमाए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में इश्यूज हैं। अब जरा देखिएगा, ये मैं कुछ पहले की बात कर रहा हूँ, जरा इसको देखें। दुनिया में कितने बड़े बड़े ले ऑफ्स हुए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका 30,000 लोग, बोइंग कंपनी 31,000, सर्किट सिटी स्टोर्स 34,000, के मार्ट कॉरपोरेशन 35,000, फोर्ड मोटर कंपनी 35,000, AT&T 40,000 लोग निकाले, जनरल मोटर्स ने 47,000 लोग निकाले, सेयर्स ने 50,000 लोग निकाले, सिटी ग्रुप ने 50,000 लोग निकाले, और IBM ने जुलाई 1993, ये उस वक्त की बात है। कितनी आईबी की बात देखें कब की है, लेकिन IBM में कितने निकाले? 60,000 लोग। अभी की फिगर्स मैंने अपडेट नहीं करी,
क्योंकि अभी फिगर्स कैलकुलेट की जा रही हैं, अभी कोविड का इम्पैक्ट खत्म नहीं हुआ। यहाँ देखें, 3 चैलेंजेस हैं जो डी लेयरिंग की वजह से आते हैं। एक तो ये होता है कि हमारी जो कीमती स्किल्स है ना, वैल्यूबल स्किल्स, कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को निकाल रहे हो कॉस्ट के लिए, लेकिन उनमें कोई ऐसा हीरा चला जाए जिसकी हमने अभी तक शनाख्त की नहीं थी। क्या पता वो वाली स्किल हम अपने जूनियर की जानते ही नहीं थे, जिसको हमने निकाल दिया, बाद में वो गले आ गया। अगली बात दोस्तों, ट्रेनिंग कॉस्ट में इंक्रीज ग्रेटली। क्या मतलब है इसका? दोस्तों का कॉन्सेप्ट और मतलब ये है कि जब आप लोगों को बार बार निकालेंगे, डी लेयरिंग करेंगे, तो नया स्टाफ भी तो डेफिनेटली आएगा ना, काम तो करना है किसी ना किसी ने। 10 को निकाले, किसी एक को तो रखेंगे, या जो लोग ऑलरेडी हैं उनको प्रमोट कर देंगे, लेकिन फिर होगा ही है कि उनको आपको ट्रेन तो करना पड़ेगा। तीसरी बात, वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स में इंक्रीज, क्योंकि आपने सबॉर्डिनेट्स को फारिग किया है। जब आपने सबॉर्डिनेट्स को फारिग किया, तो अब डेफिनेटली वो वर्क कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, और वो कैसे, वो मैनेजर्स की तरफ शिफ्ट होगा। जूनियर्स के अंदर कैपेसिटी नहीं है, जूनियर्स को काम देंगे तो ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगी, मैनेजर्स खुद करेंगे तो उनका वर्कलोड बढ़ेगा। तो मैं आगे की बात करता हूँ, डे लेयरिंग के बाद कुछ माहौल ऐसा बन जाता है। इसको देखो, मुझे बताओ, ये बात क्लियर हो गई? मुश्किल तो नहीं है? हाँ दोस्तों, डन है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आगे आओ। डी लेयरिंग वर्सेस डाउन साइजिंग, अब इसको जरा समझें। डी लेयरिंग में लेयर कटती है एक, सही है, स्ट्रक्चर में से, हायरार्की में से एक लेयर हटा दी जाती है, ये एक बेसिक बात है। लेकिन डाउन साइजिंग का मतलब तो ये भी हो सकता है कि 90 लोग थे, 70 कर दिया। डाउन साइजिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि 90 लोग थे भाई, 50 रह गए, सही है, और रोहिणी लेयर खत्म की हो। इसको थोड़ा गौर करें, ये भी समझना मुश्किल नहीं है। कितनी लेयर है? एक रिपोर्टिंग का लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल। एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। भाई तीसरा लेवल ही नहीं है, वो तो नीचे बस सही चले, उसको भी काउंट कर लेते हैं। एक, दो, तीन, बिल्कुल सही है, 3 वर्सेस 5। ठीक है, अगली बात, टॉल फ्लैट की एक और एग्जाम्पल, समझ में वैसे ही आ रहा है, मुश्किल नहीं है। इफ ऑल एल्स फेल्स, प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डिलीट। बताएं क्या मतलब? हाँ भाई, कोई बता सकता है इसका मतलब? ये क्या सोच के सर ने ऐसे लिखा है? सोचें जरा। बताना ही चाह रहा हूँ कि ये डीलेयरिंग और डाउन साइजिंग होती है ना, ये डे वन से, राइट फ्रॉम द स्टार्ट से ना, कामयाब नहीं हो जाती, बल्कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। समटाइम्स तो आपको ये भी करना पड़ता है कि आपको कंट्रोल ऑल्टर डिलीट की तरह टास्क मैनेजर पे जाना पड़ता है कि भाई क्या करें, बंद कर दें इसको, ये नहीं चल रहा, ये सेटअप, ये हम जो डीलेयरिंग कर रहे हैं इससे तो बात नहीं बन रही, उल्टा इश्यूज और क्रिएट हो रहे हैं। अभी आप प्लानिंग ही कर रहे हैं कि आपको पल्ले नहीं पड़ रहा, तो समटाइम्स ऐसा होता है। अगली बात दोस्तों, दोनों का फर्क समझें। जी हाँ, इफ ऑल एल्स फेल्स, आप खुद कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, एक तो पीछे हट जाते हैं आप। और टास्क मैनेजर आपको ये भी बता सकता है, हो सकता है कि आप कोई एजेंट ले लें, चेंज एजेंट, चैप्टर 4 की बात है ये, कि वो आपकी तरफ सारा काम देखें, क्योंकि आप तो सुबह शाम स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं करते, तो और वो जो एक्सपर्ट है वो सुबह शाम काम ही नहीं करता है, तो आप उसको ऑन बोर्ड ले लें।
उससे ये काम करा लें तो काम भी अच्छा हो जाएगा, आपका टास्क भी पूरा हो जाएगा। अगली बात दोस्तों, डाउन साइजिंग, मैंने एक चीज खास बोली कि डाउन साइजिंग मीन्स डिक्रीजिंग द नंबर्स का गिरना डाउन साइजिंग कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, irrespective of the layers remaining intact or getting down। डीलेयरिंग, दो लेयर्स का मर्ज होना, दो लेयर्स का खत्म हो जाना, क्या पता उसका स्टाफ उठ के नीचे लेवल पे आ जाए, तो उसको डाउन साइजिंग जरूरी नहीं बोले। तो हम ये नहीं बोलेंगे हर डाउन साइजिंग डीलेयरिंग होगी या हर डीलेयरिंग डाउन साइजिंग होगी, लेकिन हाँ, ऐसी डाउन साइजिंग हो सकती है जो डीलेयरिंग भी हो, ऐसी डीलेयरिंग भी हो सकती है जिसमें डाउन साइजिंग भी हो। डाउन साइजिंग 200 से आप 120 पे चले गए, ठीक है। याद रखें डाउन साइजिंग के अंदर कोई इंप्रूवमेंट की गारंटी नहीं होती कि आप लोगों को निकाल देंगे तो इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगी, कॉस्ट सेविंग होगी। कभी कभार एम्प्लॉय का मोराल जो बैठे हुए होते हैं उनको उल्टा टेंशन हो जाती है कि भाई हमारी नौकरी तो नहीं जा रही। तो मैंने इसको रेड से लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, क्योंकि इसमें डर है कि ये पूछ लिया जाए कि डाउन साइजिंग के रिस्क क्या है। तो एक बात कि इंप्रूवमेंट गारंटी नहीं देता, दूसरी बात कॉस्ट सेविंग की गारंटी नहीं है, और तीसरी बात एम्प्लॉय का मोराल नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। अगली बात, राइट साइजिंग किसे कहते हैं। आज की मार्केट में ना ये वर्ड्स पॉजिटिव यूज करना शुरू कर दिया। बोला यार डाउन साइजिंग बोलोगे ना लोग हमें गालियां देंगे, तुमने निकाल दिया लोगों को, तुमने कोविड के दिनों में निकाल दिया, पहले इनसे कमाया फिर इनको बेरोजगार कर दिया, लोग ऐसे बोलेंगे। तो फिर ये तय करा कि भाई जी नाम अच्छा यूज करेंगे, नाम अच्छा यूज करेंगे क्या, अम, नाम ये यूज करेंगे कि राइट साइजिंग। अरे भाई हमारा जो काम था, फॉर एग्जाम्पल जो भी हम करते थे, जो भी कुछ था, अरे भाई वो बहुत ओवरली साइज थे। असल तो राइट साइजिंग हम अब हो, राइट साइजिंग का क्या मतलब है दोस्तों बताएं। दोस्तों, राइट साइजिंग का मतलब ये बना कि आप ये शो कर रहे हैं कि यार हमने तो एक्स्ट्रा लोगों को निकाला है, काम के लोगों को नहीं निकाला, अब हमारा राइट साइज है। बात समझ में आई दोस्तों, अब हमारा राइट साइज है। ठीक है, डन हो गई बात। अगली बात, अगली बात दोस्तों, ये एक मिसाल है कि जब जरूरत नहीं है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, फिर यही करना चाहिए कि आपको स्मॉल साइज में मूव करना चाहिए। डाउन साइजेस, डाउन साइजिंग एक नेगेटिव वर्ड है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप 200 पे ले आए, 450 से इसको बोलेंगे। और मेरे दोस्तों, राइट साइजिंग किसे बोलते हैं, न्यू पैकेजिंग सेम रिजल्ट्स। समझ गया, नाम नया है लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, असल क्या है। जी बोलो, असल क्या है दोस्तों, लोगों को रिड्यूस तो करना है ना, कर लिया आपने, डन है, मुश्किल तो नहीं है अलहमदुल्ला। नेक्स्ट, डाउन साइजिंग के चैलेंजेस क्या है, पढ़ना शुरू हो जाए। एम्प्लॉय मोरल नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है, रेपुटेशन एट स्टेक आ सकती है, reduction of profits, therefore need to look for more avenues for more revenues, redundancy issues, लोगों को निकालेंगे redundancy के फसाए लाएंगे, and then relocation of human resource. What does this mean? This means that दोस्तों, this means that कि आपको जब डाउन साइजिंग करनी होगी तो बहुत दफा ऐसा होगा कि उस बंदे कम पड़ जाएंगे, राइट बंदा चला गया तो फिर आपको या तो दूसरी जगह से किसी को लाना पड़ेगा। हम्म, अम, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने बंदों को ही मूव करेंगे,
तो भी डाउन साइजिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल इस ब्रांच से उस ब्रांच पे किया तो एक पर्टिकुलर ब्रांच की डाउन साइजिंग हुई, उसको निकाला। लेकिन दूसरी जगह रीलोकेट करना एक चैलेंज है बिजनेस के लिए। रीलोकेट करना दोस्तों चैलेंज इसलिए है कि, आई रिपीट, रीलोकेट करना दोस्तों चैलेंज इसलिए है कि आप ह्यूमन रिसोर्स को किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डोमेन में यूज़ कर रहे हैं या उसको आपने वहाँ पे लगाया हुआ है, और अगर आप आगे जाके ये करते हैं कि उसको मूव करते हैं, तो फिर आप उस ह्यूमन रिसोर्स की जगह और एक एक चीज़ पे आपने काम करना पड़ेगा। मतलब इट्स नॉट जस्ट सिंपल कि आपको जैसे मूड हुआ आप उठे और आपने जी चेंजेस करना शुरू कर दी। दिस वोंट वर्क। अगली बात दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग दोस्तों हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आउटसोर्सिंग अभी पॉज करेंगे। अब आपकी सवालात का वक्त शुरू होता है। आप लोगों ने अब सवालात पूछने हैं मुझसे और वन बाय वन पूछते जाएं ताकि मैं जवाब देना शुरू करूँ जी। अच्छा जी, डाउन साइजिंग देखिए दोस्तों ये होती है कि, डाउन साइजिंग ये होती है कि जिसके अंदर नंबर्स रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जांपल जो टोटल काउंट है ना, हेड काउंट कंपनी का कम हो जाए, ये ये एक्चुअली जो है डाउन साइजिंग कहलाएगी। हेड काउंट कम होना, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा। अच्छा जी, डाउन साइजिंग से रेवेन्यू कैसे कम होगा सवाल आया। डाउन साइजिंग में मैं आपको एक बात भी बता दूं साथ साथ, एक एक छोटा सा पॉइंट है। वो ये दोस्तों के डाउन साइजिंग कॉन्सेप्ट में ये बात भी आती है कि कभी कभार यूनिट और डिवीजन बंद कर दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? यूनिट और डिवीजन भी बंद कर दिया जाता है। एक यूनिट और डिवीजन पूरा बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, जब आप डाउन साइज हो रहे हो, छोटे साइज पे आ रहे हो, अपने पेन पेंसिल रबर स्केल सब बनाते थे, आपने कहा नहीं सिर्फ बस बोर्ड मार्कर बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। तो मुझे बताएं नतीजा क्या निकलेगा कि अब आपको मजीद एक काम बंद करेंगे तो दूसरा काम तो आपको कुछ, मतलब आपने करने के लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे ना आप। मतलब अगर आप कुछ नहीं ढूंढेंगे या कोई काम नहीं ढूंढेंगे तो फिर कैसे आप फर्दर आगे बढ़ेंगे? कुछ कुछ क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? सही है। आई वांट टू टेल इज व्हाट आई वांट टू टेल इज कि आपने कुछ ना कुछ बंद करना है। तो बंद करेंगे तो उसकी रेवेन्यू जाएगा। तो जब भी आप कोई चीज बंद करते हैं तो डजंट मीन कि आप बैठ जाते हैं, फिर आप डेफिनेट दूसरे रेवेन्यूज देखते हैं। अच्छा जी, नहीं बेटा इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस पॉइंट नंबर 5 की रिक्वेस्ट आई है वो रिपीट कर देता हूँ। लेकिन डाउन साइजिंग में रीएलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आपने कुछ बंदे निकाल दिए, अब वो बंदों का हम किसी और को देंगे। चलें, देखिए फॉर एग्जाम्पल 5 ब्रांचेस हैं आपकी, मैं समझाता हूँ। 5 ब्रांचेस हैं, आपने एक ब्रांच से लोगों को कम कर दिया, दूसरी ब्रांच से लेकर आएंगे। देखिए री एलोकेशन के अंदर रीलोकेशन शामिल है, समझिएगा प्लीज। री एलोकेशन के अंदर रीलोकेशन शामिल है, मैं समझाता हूँ। देखें, मैंने आपको रीलोकेशन की मिसाल समझाया था ना, अब उसको एग्जाम्पल चेंज करता हूँ। एग्जाम्पल ये कि हमारे 5 डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर हमने 3 लोग रिड्यूस कर दिए हैं। हमने कहा भाई हर डिपार्टमेंट अपने एडमिन वर्क खुद करेगा, बस 2 लोग एडमिन के लिए होंगे। तो अब मुझे बताएं, हर डिपार्टमेंट अपना एडमिन वर्क खुद करेगा। मैंने एडमिन के समझो 5 के 5 लोग निकाल दिए, तो हर डिपार्टमेंट में से किसी न किसी को तो एलोकेट करना पड़ेगा ना, कि वो एडमिन वाले टास्क देखे, कम्युनिकेशन देखे, कोऑर्डिनेशन देखे, या नहीं? बताओ। ऐसे ही है ना? अब मुझे बताओ, जब लोग चले गए तो वापस से पूरी प्लानिंग होगी कि यार अब कौन संभालेगा, अब कौन क्या करेगा। एक बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई मुश्किल सी बात नहीं है, आसान बात है। टीम टीम में से, डिपार्टमेंट में से, स्टाफ में से कोई चला जाए तो बाद में संभालना भी तो है। तो संभालने में आपको वापस से वक्त लगेगा, आपका टाइम लगेगा, कंज्यूम होगा, बिजनेस की रिसोर्सेज लगेंगी। दोस्तों ये इसका जवाब है। दोस्तों कोई और क्वेश्चन है आप लोग का? हम फिर इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। पीडीएफ बेटा, मैं जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर 2 की फिर पीडीएफ भेजूंगा, मैं उसी वक्त बना दूंगा हाथ के हाथ। ठीक है, चैप्टर 8 9 10 की मैंने भेज दी है। मुझे फिर भी मौका मिला मैं 2 की भेज दूंगा, लेकिन अभी बैक टू बैक क्लासेस हैं, अभी नहीं भेज पाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, टॉल एंड फ्लैट के आपको वो चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें। टॉल एंड फ्लैट
बेटा इसका, बेटा मैं ग्रुप पे भेज चुका हूँ 8 9 10 के पीडीएफ, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आप पूछ लें, मैं भेज चुका हूँ। बेटा आपने क्या, किसकी पिक्चर लेनी है? इसकी, इनकी, ले लें इनकी एग्जाम्पल। ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन बेटा अहमद मेमन नहीं, कोई नाम से हमारे पास ना मार्केट पेनिट्रेशन और फॉर एग्जाम्पल मार्केट कंसोलिडेशन या न्यू मार्केट या मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ये स्ट्रैटेजिक साइड जो है ना हमारे पास ऊपर बीएमएस वाले पेपर में है। बेटा कौन सी, ये वाली? जी मैं जानता हूँ बेटा, सजेस्टेड में दिया हुआ है और वो हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, आप गौर कीजिएगा। मैं जानता हूँ बिल्कुल अहमद, वो उस वक्त पढ़ाते हुए मैं आपको पास पेपर के साथ बताऊंगा बिल्कुल। चले दोस्तों, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मेजर पार्ट इसका इंशाल्लाह कवर कर चुके होंगे। कुछ क्लासेस में इंशाल्लाह चैप्टर 2 वाइंड अप होगा और फिर उसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर्स बचेंगे। इंशाल्लाह ईद पे जाते हुए हमारे पास 1 या 1.5 चैप्टर बाकी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।